Good morning to all of you. Welcome to the channel Chemistry Brain Booster. I am Sujit sir. Today we are discussing about how the working of galvanic cell, how actually galvanic cell works. This is the chapter Electrochemistry, chapter number 3 of class 12th. This chapter contains 5 marks in board exams. First of all, this is one of the very important question. Explain the working of galvanic cell. This is one of the very important questions. कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, या फिर आएगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टाइक सेल, ठीक है, या फिर पूछेगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गैल्वेनिक सेल का ही सारा नाम है, चाहे वो डेनियल सेल बोले चाहे वोल्टाइक सेल बोले, ठीक है। डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही है आपका, सबका नाम सेम है। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक, जो प्रक्रिया, जो रिएक्शन अपने आप हो, बस दो रिएक्टेंट आपस में मिले, रिएक्शन शुरू हो गया अपने आप, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हुआ और उससे क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या लिबरेट हुआ, केमिकल एनर्जी लिबरेट हुआ, और फिर वही केमिकल एनर्जी क्या चीज में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट करता है ये डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या होता है, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से क्या लिबरेट होता है, केमिकल एनर्जी, फिर उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब सवाल आता है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर केमिकल एनर्जी कैसे लिबरेट करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो अलग अलग कंटेनर रखा गया है, एक ही कंटेनर नहीं लेना है। इस कंटेनर में अलग केमिकल है, इस कंटेनर में अलग केमिकल्स हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया ऑनलाइन क्लास में, सर क्या होगा, शायद राजू ने कमेंट किया था, क्या होगा यदि दोनों कंटेनर को, यदि दोनों केमिकल्स को एक कंटेनर में रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर इन दोनों कंटेनर को एक में रखेंगे तो ये जो दोनों केमिकल्स हैं जो मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक ही कंटेनर में होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों को अगर एक ही कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, एक ही कंटेनर में रखने से केमिकल्स मिक्स हो जाएंगे, और केमिकल मिक्स हो जाने से ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक ही साथ होगा, और एक ही कंटेनर में एक साथ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो उससे क्या होगा, कोई फायदा फिर हमको नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, इससे हमको क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली हम आपको बता दें कि आपके जो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो सेल्स लगते हैं, जो बैटरीज लगती है, उस बैटरी से लेके कार और ट्रक के तक में जो लगने वाले जो बैटरीज होते हैं, सेल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बट मैं यहाँ सुधार देता हूँ उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, व्हाट सेल, विच सेल, गैल्वेनिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स फॉर्म अ बैटरीज। तो गैल्वेनिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, बैटरीज कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर के जो सेल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल, वो फ्यूल सेल भी एक गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल होता है। यानी एक छोटे से काम से लेकर एक बहुत बड़ा काम, सारा का सारा चीज गैल्वेनिक सेल से ही होता है। दूर दराज रिमोट एरियाज में, जहां पे रूरल एरियाज में जहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है, या पहाड़ पर आप गए हैं, कोई रिसर्च में आप गए हुए हैं, ठीक है, सपोज दैट आप बेयर ग्रिल्स के साथ कहीं घूमने चले गए मोदी जी की तरह, तो वहां पर तो करंट आपको मिलेगा नहीं, हर जगह बिजली का तार, तो उस जगह पर हम लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिकनिक मनाने जंगल चले गए तो वहां बाजा कैसे बजाएंगे, तो कहने का मतलब वहां पर होना चाहिए कुछ जुगाड़। बैटरीज गैल्वेनिक सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं
फ़ोन चार्ज करना हो, टीवी देखना हो रिमोट एरियाज में। पहले जब इलेक्ट्रिसिटी गांव में नहीं था तो यही तो इस्तेमाल होता था, गैल्वेनिक सेल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब गैल्वेनिक सेल आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जब कभी लाइट की बैटरी चली जाती है तो आपका नेटवर्क का जो टावर होता है, जहाँ पे टावर्स लगे होते हैं, वो भी आपका गैल्वेनिक सेल्स पे ही वर्क करते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया गैल्वेनिक सेल का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद दूसरी बात क्या होता है ना कि इससे चीज़ें क्या होता है पोर्टेबल, जैसे आपके लैपटॉप में लगी हुई है, कहीं भी लगी हुई है, तो क्या होता है चीज़ों को एक ईजी बना देता है। मान लीजिए पहले एक कंप्यूटर था डेस्कटॉप, अब हो गया लैपटॉप, पहले था टेलीफोन, अब हो गया मोबाइल। तो ये इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से ही तो मोबाइल बन पाया, इसके आने से ही तो लैपटॉप बन पाया। अगर ये नहीं होता तो लैपटॉप और मोबाइल जैसे पोर्टेबल चीज़ें कहाँ से बन पाती। पोर्टेबल मतलब आवागमन करने योग्य चीज़ें कहाँ से बन पाती। तो क्यों पढ़ रहे समझ में आया। ये हमारी ज़िंदगी को लाइफ स्टाइल कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है, काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इसको समझने में ज़्यादा आसान कौन बनाता है, मैं यानी सुजीत सर आपके हैं जो उसको आसान बनाएंगे, कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये क्लियर हो गया कि इनको एक कंटेनर में नहीं रखना है। एक कंटेनर में रखने से दोनों केमिकल मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं एक ही कंटेनर में होंगी, और जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो कोई चीज का फ्लो नहीं होगा, ये आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है भाई साहब, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर, ये ग्लास का कंटेनर होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन कर जाएगा। या फिर आप ग्लास का या प्लास्टिक का कंटेनर रख सकते हैं। ये जो कंटेनर आपके पास है, इस कंटेनर में जो केमिकल भरा गया है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। किसका इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट का। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, LYT, लाइट का मतलब होता है लिक्विड यानी एक्वस सॉल्यूशन, यानी वैसा एक्वस सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, यानी वैसा लिक्विड सॉल्यूशन, वैसा एक्वस सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, वैसे एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसी प्रकार उसमें एक इलेक्ट्रोड डाला गया है, उसका भी नाम वैसा ही है, इलेक्ट्रोड, यानी एक वैसा मेटालिक रॉड, वैसा एक धात्विक छड़ जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, यानी एक वैसा मेटालिक रॉड जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है, दोनों के दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड है। एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं ना, पानी का पानी मिलाकर उसको लिक्विड बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जिंक सल्फेट है, और जिंक सल्फेट में क्या डुबोया गया है, जिंक डुबोया गया है। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डुबोया गया है, सेम जिंक को जिंक सल्फेट में। उसी प्रकार यहाँ पर जो ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है, कॉपर सल्फेट का। किसका है, कॉपर सल्फेट का। और उसमें जो इलेक्ट्रोड डाला गया है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर का, यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट में एंड जिंक को जिंक सल्फेट में डाला गया है। लेफ्ट वाला जो रहेगा, ये जिंक जो रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। और जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। ये जब तक डायग्राम अगर सही नहीं बनेगा तब तक आप इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो डायग्राम सही बनने के लिए आपको ये डायग्राम सही कैसे बने उसके लिए कोडिंग बता रहा हूं मैं, उस कोडिंग को हमेशा याद रखिएगा। कोडिंग आपके पास है LOAN, ये लोन याद रखिएगा, लोन मतलब कर्ज, लोन याद रहेगा तो ये डायग्राम हमेशा सही बनेगा। और जब डायग्राम सही बना दीजिएगा तो इतना तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि एग्जाम में कुछ भी लिख कर आइएगा गलत नहीं होगा, इतना अंग्रेजी आप लोग जानते हैं। एल का मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, एनोड। ए का मतलब क्या है, एनोड। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव। यानी कहने का मतलब इस कंटेनर में जो लेफ्ट वाला कंटेनर होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमने यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जिस तरह सेल के मिलने से बैटरी बनता है उसी प्रकार हाफ सेल के मिलने से क्या बनता है, सेल बनता है। दो सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार दो हाफ सेल मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। तो लेफ्ट में क्या रहेगा, जो कंटेनर है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा उसका नाम क्या होगा, एनोड। और एनोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव।
तो जब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा तो राइट में क्या होगा, रिडक्शन। लेफ्ट में जब एनोड है तो राइट में क्या होगा, कैथोड। एनोड जब नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पर करंट पैदा कर रहे हैं, मतलब आई मीन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पैदा नहीं करना यहां पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस सेशन में मैं आपको एनर्जी क्रिएट करना नहीं सिखा रहा हूं। मैं क्या, दुनिया का कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर, कोई भी लेक्चरर आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं सिखा सकता है। एनर्जी को हमेशा बचपन से आप ट्रांसफॉर्म करना सीखते रहे हैं, यानी यहां पर भी मैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सिखा रहा हूं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल इजी वे में, बहुत इजी वे में केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शंस करवाइए। केमिकल रिएक्शन से क्या लिबरेट होगा, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी क्या चीज में चेंज करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करवाएंगे। अब देखिए कैसे केमिकल रिएक्शन होता है और उससे केमिकल एनर्जी कैसे लिबरेट होता है। सबसे पहले ये चीज समझ में आ गया, ये याद रखिएगा, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसको कहीं पर आप लिख लेंगे, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लोन याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल चल रहा है इसमें लोन। अगर यहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलते हैं लो, क्या बोलते हैं, LOAP बोलते हैं, P मतलब पॉजिटिव। सब कुछ वही रहता है, वहां एनोड पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पर आप करंट देते हैं, यहाँ पे करंट पैदा कर रहे हैं, अंतर है दोनों में, ठीक है। बच्चे इसी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, साला कहीं पे एनोड नेगेटिव हो जाता है, कहीं पे एनोड पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल है, दो ही जगह तो ऐसा होता है। अगर करंट पैदा हो रहा है तो एनोड नेगेटिव होगा, करंट दे रहे हैं तो एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। जहां से करंट निकल रहा है, बैटरी, बैटरी से करंट निकलता है तो क्या होगा, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसको लेफ्ट साइड वाले में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट साइड वाले में क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का 4-6 मतलब हमने बताया है आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 रिडॉक्स रिएक्शन में, या 8 नंबर में चैप्टर शायद सो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन समझेंगे, और रिडक्शन का मतलब क्या समझेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ये जो जिंक है, ये जिंक का इलेक्ट्रॉन है और ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि जिंक और कॉपर ही क्यों लिए, क्या जिंक की जगह पर हम कोई और ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं तो उसके जगह पर आप क्या ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कॉपर का इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, कॉपर नहीं लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम, Mg, यहाँ पर Li, लिथियम। जिंक की जगह पर लिथियम, कॉपर की जगह पर मैग्नीशियम। इलेक्ट्रोलाइट सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिथियम के साथ जिंक सल्फेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट लिथियम, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले जब इन दोनों हमने सेटअप कर दिया और इन दोनों को एक वायर के माध्यम से जोड़ दिया, ठीक है, एक वायर के माध्यम से जोड़ दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया है, बल्ब। बीच में क्या लगाया है, बल्ब। ताकि हमने ये क्यों लगाया हमने बल्ब, ताकि हम ये डिटेक्ट कर सके, ये पता लगा सके कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा ये बल्ब ग्लो करेगा, तो जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में आप कुछ देख रहे हो, ये क्या लगाया हुआ है, हुक जैसा। तो ये एक लगा हुआ है, एक ग्लास का ट्यूब है, ग्लास का रॉड है, मतलब कांच की एक नली है, ग्लास का एक ट्यूब है। ये मेटल का नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, क्योंकि मेटल रिएक्टिव होता है। तो ग्लास का कंटेनर रखेंगे, इस ग्लास के कंटेनर में हम लोग क्या भरते हैं, क्या भरते हैं, सॉल्ट भरते हैं। क्या भरते हैं, सॉल्ट। इसके साथ मिला करके उसका एक अमलगम बनाते हैं। अमलगम समझते हैं, जैसे ग्रीस देखें, ग्रीस चिपचिपा होता है, या कोलगेट क्लोजअप देखें, कोलगेट कैसा होता है, क्लोजअप होता है ना, जैसे टूथब्रश में डालते हैं टूथपेस्ट, उसको कहते हैं अमलगम। उसी प्रकार से जेल लाइक स्ट्रक्चर, तो अमलगम है, उसी का अमलगम बना के डालना है। तो कैसे डालेंगे, तो सॉल्ट में हम लोग क्या मिलाते हैं, जिलेटिन। जिलेटिन एनिमल के फैट से निकलता है जिलेटिन। तो जिलेटिन और सॉल्ट दोनों को मिला करके एक सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जेल बनाते हैं, और इसको इसके अंदर फीड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर फीड कर देते हैं सॉल्ट के साथ। सॉल्ट किसे मिलाते हैं बच्चों, जिलेटिन में, उससे क्या बन जाता है, अमलगम। अमलगम क्या करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं, इसमें, इस कांच की नली में। सॉल्ट क्या ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं। इस प्रकार, मतलब 2 वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल वाला, सिंगल वाला ले सकते हैं, KCl, KMnO4, K2SO4, ठीक है, ले सकते हैं। NaCl भी ले सकते हैं, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा।
चलिए तो सब इसको हम सॉल्ट ब्रिज क्यों कह रहे हैं? ये तो एक ब्रिज, देखिए ब्रिज का काम क्या होता है, नदी के दो छोरों को जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार ये जो है ग्लास ट्यूब, ये दो अलग अलग कंटेनर को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रिज कह रहे हैं। क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेन है, इसके अंदर, इस ब्रिज के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर सॉल्ट भरा हुआ है, इसलिए इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। देखिए इसको हम इससे लगा रहे हैं, इससे फायदा क्या है, ये दोनों कंटेनर को पकड़ कर रखता है। इससे क्या होता है, कंटेनर इधर उधर हिलते डुलते नहीं है। अब मान लीजिए हम गाड़ी स्टार्ट किया, ट्रक में लगाए और चल दिए, आगे ठोकर मिला, जर्क मिला, अचानक से ये वाला हिल गया, दोनों कंटेनर इधर उधर थोड़ा सा तार हो गया, तब गाड़ी बंद हो गया। गाड़ी बंद हो गया, आप धकेल रहे हैं, किक मार रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, परेशान, पूरा पसीना पसीना हो जा रहे हैं, पूरा लगे पड़े काहे नहीं हो रहा है, 10 लाख की गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक मारना नहीं, ट्रक में कैसे किक मारोगे जी, ट्रक में तो आप करेगा उपाय, तो उसको हिल डुल नहीं हो, एक मजबूती प्रदान, दोनों एक मजबूती से जकड़ कर पकड़ कर रखे रहे, ताकि हिल डुल भी अगर गाड़ी में हो, भैया क्या चीजें बना रहे हो तुम, पोर्टेबल बना रहे हो ना। अब मोबाइल हल्का सा गिरा, फेंक के किसी को मारे, हल्का सा फेंक के दिए, मोबाइल बंद, अब क्या हो गया, अब नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा, हिल गया ना। तो ऐसा मोबाइल को बनाना चाहेगा, ऐसे मोबाइल को खरीदना चाहेगा, नहीं खरीदना चाहेगा। तो इसीलिए हमने क्या लगाया है, सॉल्ट ब्रिज, जिससे क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है, इन दोनों को मजबूती फर्मली होल्ड करके रखता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता है, आप जानते हैं कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, तो सर्किट को ये क्या करता है, क्लोज करके रखता है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं रहेगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये वायर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहां तक तो ये ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिससे करंट पास कर सकता है, यानी ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब पूरा यहां तक तो ठीक है, यहां स्टार्ट हो गया, यहां तक ठीक है। अब इधर से इधर कैसे जाना है, तो यहां पर भी क्या है, ये सॉल्ट कंटेन करता है, जिससे क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, इधर के आयंस इधर, इधर के आयंस इधर, और इस प्रकार क्या करता है, सर्किट इधर आयंस का मूवमेंट कराता है, ऊपर से करंट का मूवमेंट होता है, और इस प्रकार सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा, क्लोज लूप नहीं रहेगा, तब तक करंट का या आयंस का मूवमेंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये इसका दो काम समझ में भी आया। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सर्किट को इंटरनली, आंतरिक रूप से क्या करता है, कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। और भी इसके फंक्शन, जो सबसे मेन फंक्शन है वो अभी आएगा। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको समझा दिया डायग्राम क्या है। अब हम इसकी बात करते, सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए जिंक यहाँ पर है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिंक और कॉपर में, कॉपर के कंपैरिजन में जिंक जो होता है वो ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी ये जो जिंक है, ये जिंक क्या चाहेगा कि इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर हम उसके जगह उसका अक्वायर कर ले, उसके जगह पर हम जाकर बैठ जाए। यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर जिंक लग जाए और जिंक सल्फेट बन जाए। ऐसा क्यों चाहेगा वो? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल रिएक्टिव मेटल है। चलिए सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, तो जिंक जब चाहत रखता है, भैया हम किसी को चाहते हैं तो उसको बताना भी पड़ेगा, खाली चाहने से थोड़े होगा, उसका इजहार भी करना है ना। किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। तो जब तक इजहार नहीं करो तो कैसे जानेगा वो कि तो हमसे प्यार करते हो, या कैसे जानेगा तो हमसे प्यार करता है। तो कहने का मतलब खाली प्यार करने से नहीं होता, इजहार भी करना पड़ता है। और जो प्यार करता है उसी को इनिशिएट करना पड़ता है, नंबर जुगाड़ करना पड़ता है, चिट्ठी पत्र लिखना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये जिंक जो यही इनिशिएट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 लिखा है मैंने। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ये जो जिंक है, जिंक ये मेटल, ये जो जिंक है, ये वाला जिंक सल्फेट है, ये जिंक जो है ये क्या करेगा, Zn से क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जिंक जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलकर वायर के माध्यम से होते हुए इधर की ओर जाएगा। तो क्या अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा ये? भैया हमको किसी को सेटिंग करना तो कागज में कुछ लिख के फेंकेंगे ना क्लासरूम में भाई, तब ना वहां तक पहुंचेगा। तो आपने चिट्ठी भेजा मतलब इलेक्ट्रॉन भेजा, कि हम संदेश भेज रहे हैं, आ रहे हैं। तो जिंक जो है क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास भेजा। तो जिंक जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा कहां से, पहले अपना 2 इलेक्ट्रॉन फ्री तो करेगा। भैया तुम किसी को कागज फेंको कैसे, पहले कॉपी फाड़ोगे तब ना जी फेंकोगे, पहले कॉपी फाड़ा फिर कागज में कुछ लिखा और फेंका। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। जिंक क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया।
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किया है, हमने कहा केमिकल रिएक्शन, ध्यान समझिएगा यहां पे क्या कह रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शन होता है और उससे केमिकल एनर्जी लिबरेट होता है और फिर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी लिबरेट होता है, यही है वो केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होता है, यही है वो केमिकल एनर्जी जो लिबरेट होता है। यानी कोई पूछेगा केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे केमिकल एनर्जी निकलता है। कैसे केमिकल एनर्जी निकलता है? वो तो पाकिस्तानों का बच्चा जानता है कि केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी लिबरेट होगा। कैसे? इन फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल एनर्जी मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो इधर से इधर करंट का मूवमेंट होता है। जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि चार्ज फ्लो करे और करंट पैदा हो, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। यही तो हम चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी पैदा की और दोनों को दूर दूर रखे हैं ताकि ये फ्लो करे। जैसे ही इधर से इधर फ्लो करे वैसे ही इधर से इधर क्या पैदा हो? करंट फ्लो करे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। यही है आपका केमिकल रिएक्शन और यही केमिकल रिएक्शन से क्या लिबरेट हुआ? केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया और Zn2+ कहां गया? जब Zn से Zn2+ निकला तो 2+ कहां गया? तो 2+ जो है वो नीचे की ओर Zn2+, ये जिंक सल्फेट जो है इस लिक्विड में आकर Zn, क्योंकि हेवी है, हेवी चीज तो ऊपर जा नहीं सकता तो भारी चीज नीचे नहीं आकर बैठेगा ना, और ऊपर हल्का था वो इलेक्ट्रॉन तुरंत दौड़ गया। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है। ये वायर है, मेटालिक वायर है, ये ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा और जिंक आयन जो बना है, ये जिंक आयन जाकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जिंक ने अपने आप को तोड़ा है। भैया हम कॉपी फाड़े, मेरा कॉपी का पन्ना कम हुआ कि नहीं हुआ है? तो जब कॉपी फाड़ते जाएंगे फाड़ते जाएंगे फाड़ते जाएंगे फाड़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, हाँ नहीं वहां तक पहुंच पा रहा है, हम फाड़ते जा रहे हैं फाड़ते जा रहे हैं फाड़ते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कॉपी पतला हो जाएगा कि हो जाएगा? तो ये लगातार जिंक टूटते जाएगा टूटते जाएगा टूटते जाएगा टूटते जाएगा टूटते जाएगा, तो एक समय आएगा कि जिंक का रॉड क्या हो जाएगा? पतला। तो ध्यान देने वाली बात है, जिंक जो यहाँ पर है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी किसका ऑक्सीडेशन होता है? एनोड का, जिंक का, लिथियम का, इसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड का। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के कारण ये जिंक इलेक्ट्रोड समय के साथ धीरे 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 क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा, घिसता जाएगा, टूटता जा रहा है, अपना अस्तित्व तो खत्म कर रहा है, तो जिंक धीरे धीरे पतला होता जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखिए क्या कारनामा करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है जाके डायरेक्ट बॉल जलने लगेगा, ये नहीं इलेक्ट्रॉन गया बॉल जलने लगा रही है, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, अब यहां पर आपने देखा कॉपर सल्फेट है, ये इलेक्ट्रॉन भेजा क्यों है जी? क्यों भेजा? ताकि इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर उसके जगह पर हम सेट हो जाए। पहले कॉपर को तो हटाएगा, तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन देखेगा, फ्री के 2 इलेक्ट्रॉन देखेगा, तो ये कॉपर सल्फेट क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का साइज बिगर है, तो वो चाहेगा कि हमको जब फ्री का 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो हम क्यों ना छोटा परिवार सुखी परिवार बनकर रहे। हम जब कॉपर बनकर हम अकेले ही स्टेबल है तो हम सल्फेट के साथ क्यों रिएक्शन करें? तो कॉपर सल्फेट बोलेगा कि नहीं हम आपके साथ इतना बड़ा परिवार में नहीं रहना चाहते, हम अकेले रहना चाहते हैं। तो बोलेगा जाओ रहना चाहता है जाओ, सब कुछ यही रख के जाओ। ठीक है, हम रख के जाने इंतजार है, क्या सब चीज रख के जाओ? तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाओ। तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा? जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को देखेगा वैसे ही इस कॉपर सल्फेट से क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा। किसको देके जाएगा? सल्फेट आयन को। जब सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना इसका, तो उसपे कैसा चार्ज आ जाएगा? SO4 यानी Cu2+ अलग, SO4 देखिए तोड़ना स्टार्ट कर दिया, घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर सल्फेट से क्या हुआ? कॉपर आयन अलग सल्फेट आयन अलग हो गया। कॉपर मेटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसके पास प्लस चार्ज है, तो कॉपर आयन के पास प्लस चार्ज है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? 2 माइनस चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है? 2 प्लस है। तो यहां से जो कॉपर सल्फेट टूटा यानी 2 भागों में टूटा, एक Cu2+ बना, एक SO4 2- बना। तो जो Cu2+ है
ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर धीरे 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 चढ़ेगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको लेकर के ये क्या करेगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहा था उधर से 3 इलेक्ट्रॉन, उसको लेकर ये क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में तो खैर टूटना हुआ, ये क्या हुआ, सेकंड स्टेप में कॉपर सल्फेट टूटा, बट इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। सेकंड स्टेप में सीधा बोल रहे हैं कि जो Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसको इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया और गेन करके क्या बन गया, ये Cu सॉलिड बन गया। क्योंकि यहाँ पर ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिडक्शन। या रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। अब ये जो कॉपर बना, ये जो कॉपर आयन था, वो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये क्या बन गया, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। और ये जो पहले से क्या चीज मौजूद था, कॉपर का इलेक्ट्रॉन, और कॉपर के इलेक्ट्रॉन पे ही ना कॉपर आयन चढ़ा, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर और कॉपर जमना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर जमना हो जाएगा और धीरे 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 ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन धीरे 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 मोटा होने लगेगा। जिंक वाला इलेक्ट्रोड टूट रहा है तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड पतला हो रहा है, लेकिन कॉपर वाला इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट टूट रहा है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट धीरे धीरे टूट रहा है, तो कॉपर सल्फेट समय के साथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोड कम हो रहा है, यहाँ पे टूट क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड टूट रहा था तो इलेक्ट्रोड कम हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है तो यहाँ कम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है। और कॉपर सल्फेट से कॉपर टूट कर इस कॉपर के रॉड पर चढ़ता जा रहा है। यानी धीरे धीरे ये ग्रीन वाला जो लिक्विड है उसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट टूट कर कॉपर बन रहा है, कॉपर बन रहा है, कॉपर बन रहा है। अब बताइए कि ये कॉपर सल्फेट से कॉपर तो चला गया, अपने आप को सेट कर लिया, जाओ हम मस्त हो जाओ। यहाँ शेष का कचरा छोड़ कर गया, और शेष कुछ रिमेनिंग पार्ट छोड़ कर गया ना, कॉपर क्या छोड़ कर गया, सल्फेट आयन छोड़ कर गया। क्या छोड़ कर गया, सल्फेट आयन। यानी इस तरह से जितना कॉपर प्लस निकल के गया होगा उतना ही SO4 माइनस छोड़ कर गया होगा, उतना ही सल्फेट आयन छोड़ कर गया होगा। यानी एक समय के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पूरी तरीके से इस कंटेनर के अंदर SO4 माइनस SO4 माइनस SO4 माइनस SO4 माइनस बहुत सारे नेगेटिव आयन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया होगा, इकट्ठा हो गया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर Zn लगातार जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी तो कुछ अवशेष छोड़ रहा है, कचरा छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है, Zn2+, यानी इस तरफ से इस तरह से देखा जाए तो इस कंटेनर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और इस कंटेनर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज जमा हो गया कि जमा हो गया। अब ध्यान समझिए क्या होगा, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज और सिर्फ यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये जिंक आयन क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब टूटना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा जिंक आयन जमा हो चुका है कि और जिंक ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बफर हो गया है, और ज्यादा ये करने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब इतना ज्यादा इसमें जिंक आयन जमा हो गया है कि और ये जिंक आयन लेने में कैपेबल नहीं है। कौन, ये जिंक सल्फेट। उसी प्रकार यहाँ इतना SO4 माइनस जमा हो गया, इतना नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है कि और कॉपर सल्फेट अब तोड़ने नहीं दे रहा है। रुको, पहले इतना तो खपत कर लो। कहने का मतलब आपने मुझे काम दिया, अब मैं उस काम को नहीं कर पाया हूं, आपने फिर मुझे दूसरा काम दे दिया, फिर वो मैं अभी तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, आपने फिर भी तीसरा काम मुझे दे दिया, अब चौथा काम मुझे दोगे तो क्या मैं लूंगा, नहीं रुको यार पहले इतना तो कंप्लीट करने दो, इतना काम तो पहले करने दो, उसके बाद तो आगे करेंगे। तो काम रुक जाएगा, ठीक है जी तुम पहले उतना कर लो, उसके बाद फिर आगे काम करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बैटरी जो सेल वर्किंग कर रहा था ये 5-10 मिनट के अंदर काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि एक तरफ एनोड के साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और रिडक्शन हाफ सेल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल काम करना बंद कर देगा। तो अब हम सेल के लाइफ को, भैया हम बैटरी बना रहे हैं तो 5 मिनट के लिए मोबाइल बना रहे हैं क्या, मोबाइल तो उतना देर पे कस्टमर देखते देखते तो खत्म हो जाएगा, तो कस्टमर खरीदेगा कब मोबाइल। कहने को तो समझ रहे, तो कहने का मतलब हम इसको बना क्यों रहे हैं, इसका लाइफ स्पैन 6 महीने चलते नहीं करेगा, साल भर चलेगा ही नहीं, तो फिर ऐसा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम बैटरी के लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, 5 मिनट जो काम किया उसको हम 5 महीना काम करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने जुगाड़ लगाया, आखिर हमने पता किया आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, आखिर बैटरी काम कर रहा था अचानक बंद क्यों हो गया। तो हमें इस बात का पता चला कि ओ यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तो क्यों ना इसके पॉजिटिव को खत्म किया जाए, इसके नेगेटिव को खत्म किया जाए।
तो इसीलिए हमने एक लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा दिया? सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या भर दिया हमने? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिसके पास पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन दोनों मौजूद हो। अब यहां पर SO4 2- नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, तो यहां से जो K2SO4 था ये क्या होगा? 2K+ और SO4 2- में टूट जाएगा। SO4 2- और 2 सोडियम पे एक चार्ज होता, पोटेशियम पे एक चार्ज K+, लेकिन यहाँ पे K2SO4 है तो एक पोटेशियम पे एक चार्ज, तो 2 पोटेशियम पे 2 चार्ज हुआ कि नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव टूट के अलग हो जाएगा और नेगेटिव अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसको रखेंगे इसलिए अमलगम बनाकर। अब यहाँ पर जैसे ही सॉल्ट भरा हुआ है, वो जैसे ही नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रकार से क्या करेगा? सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन निकलकर नेगेटिव वाले आयन की तरफ दौड़ेगा, और उसी प्रकार से यहाँ पे Zn2+ है, इस प्लस को नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट का SO4 2- पार्ट नीचे की ओर आएगा। और इस प्रकार इधर क्या होगा? Zn2+ जो कंटेनर में था सो, और SO4 2- जो सॉल्ट से आया सो, और ये दोनों मिल करके ZnSO4 बना देंगे। क्या बना देंगे? ZnSO4 इधर की ओर बना देंगे। यानी इस कंटेनर में पहले से क्या था? ZnSO4, और क्या बन गया? ZnSO4। इस प्रकार ZnSO4 का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन जिंक रॉड क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है, क्योंकि जिंक रॉड टूट रहा है ना, तो समय के साथ जिंक सल्फेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट जिंक इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। हो रहा है क्यों हो रहा है? अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां पर SO4 2- है, और यहां से क्या आ रहा है? 2K+, तो यहां का 2K+ प्लस यहां का SO4 2-, एक पोटेशियम पे एक प्लस, तो 2 पोटेशियम पे 2 प्लस, तो 2 पोटेशियम और एक सल्फेट आया, ये क्या बन जाएगा? K2SO4 बन जाएगा। और इस प्रकार K2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कॉपर सल्फेट टूट रहा था, तो कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ पर घटेगा। यहाँ पर कॉपर समय के साथ मोटा हो रहा है कि पतला हो रहा है? मोटा हो रहा है, तो कॉपर सॉलिड क्या होगा? मोटा। तो कॉपर भी मोटा होगा, K2SO4 बढ़ेगा, लेकिन CuSO4 घटेगा। घट क्या रहा है? 2 चीज, एक तो जिंक घट रहा है, और दूसरा क्या घट रहा है? कॉपर सल्फेट घट रहा है। बाकी सभी चीजें क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ क्या रहा है? मतलब जितना K2SO4 उतना ही रहेगा। किसी बच्चे ने पूछा, शायद राजीव रंजन ने पूछा, क्या आयंस का मूवमेंट होगा? बिल्कुल होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ का जो SO4 2- उसको उठा के पटक देता है इधर, और यहाँ का जो Zn2+ उसको उठा के डाल देता है इधर। यानी पॉजिटिव, या तो ऐसे समझिए या तो आप ऐसे समझिए, बात बराबर है। आयंस का ही तो मूवमेंट हो रहा है। ये SO4 2- को किसी भी रूप में वो नलिफाई कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है, या इसको उठाकर इधर ले जाए, इसको उठाकर इधर ले जाए। तो जहां पॉजिटिव है उसको नेगेटिव दे देगा, जिसको नेगेटिव है उसको पॉजिटिव दे देगा, चाहे वो अपने पास से दे, चाहे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर को बदल दे, एक्सचेंज कर दे। ये सॉल्ट ब्रिज या तो यहाँ पर पॉजिटिव को यहाँ ले जाएगा नेगेटिव में, या यहाँ के नेगेटिव को उठा के यहाँ ले आएगा। या अगर इतना नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा? ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? अपने पास से ही पॉजिटिव नेगेटिव को देगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव देकर दोनों को नलिफाई। मतलब किसी भी रूप में इसका काम यही है कि ये नेगेटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज को अलग अलग कंटेनर में एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, जिससे बैटरी लगातार वर्किंग करता रहे। अब ये लगातार जो खत्म करता रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं जमने देगा, नेगेटिव चार्ज नहीं जमने देगा, जिससे क्या होगा? बैटरी लगातार काम करता रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, वैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आया, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर अपने आप को तोड़ा, जैसे ही ये टूटेगा वैसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और यहां से उल्टा दिशा में, इधर से इलेक्ट्रॉन आया था, इधर से करंट फ्लो करेगा, और ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो कर उठेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर आता रहेगा तब तक करंट जाता रहेगा, और समय के साथ ये बल्ब लगातार, जो भी लोड आपने लगाया, मोटर, गीजर, फ्रिज, जो भी आपने लगाया हुआ है, वो काम करता रहेगा। डिपेंड करता है कितना पावर का आपने पैदा किया है। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी जनरली जो होती है वो सब गैल्वेनिक सेल होता है। अगर ज्यादा पावर चाहिए तो बहुत सारे सेल्स को जोड़ना पड़ता है गैल्वेनिक सेल को, तो बैटरी का निर्माण होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये इसका वर्किंग समझ में आया, आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले क्या होता है? ये जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक टूटता है पहला स्टेप में। जिंक Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, तो केमिकल रिएक्शन से क्या निकलता है? केमिकल एनर्जी। वही केमिकल एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं।
और इधर से इधर केमिकल एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करता है। यहाँ पर चूंकि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि जिंक का यानी एनोड का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ जिंक जब टूटा तो जिंक आयन भी दिया, तो जिंक आयन नीचे आ गया क्योंकि बल्कि था, भारी था, और इलेक्ट्रॉन इधर गया। क्यों इलेक्ट्रॉन इधर भेजा? क्योंकि इसके जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जिंक यहाँ गया, दो इलेक्ट्रॉन को देख करके ये कॉपर सल्फेट क्या हुआ, बोला कि हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनकर क्यों रहे, क्योंकि जितना छोटा स्पीसीज रहता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये कॉपर सल्फेट क्या करेगा, Cu2+SO42- में ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक? डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों डिसोसिएट हो गया? क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के छोटा स्पीसीज बनकर स्टेबल रहना चाहता है। अब जैसे ही Cu2+ बनेगा तो कॉपर सल्फेट का Cu2+ उस दो इलेक्ट्रॉन की चाहत में कॉपर इलेक्ट्रॉन की तरफ दौड़ेगा, और जिससे क्या होगा, कॉपर आयन और दो इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बन गया, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को लिया। दूसरा स्टेप में क्या किया, कॉपर आयन जो है वो दो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, जिंक जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जूठा नहीं होता है, तेरा जूठा हमने खाएंगे, तेरा हमने नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जिंक का जूठा है इलेक्ट्रॉन, हम कॉपर कैसे लेंगे, ऐसा बात यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो कहने का मतलब कॉपर आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा जिंक वाला, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड, और ये कॉपर का जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसी के ऊपर जाकर ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगेगा, और समय के साथ ये कॉपर इलेक्ट्रॉन मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा पहले के समय में नोकिया का जो फोन आता था उसका बैटरी बीच में फूल जाता था, ढक्कन लगता नहीं था। फूल क्यों जाता था? यही कारण था कि ये कॉपर वाला इलेक्ट्रॉन बीच में मोटा हो जाता था, और जिसके कारण वो फूल जाता था, तो ढक्कन लगता नहीं था। तो फूलने के पीछे का लॉजिक यही था, किनारे किनारे पतला हो जाता था क्योंकि ये घिस जाता था, ये मोटा हो जाता था क्योंकि फूल जाता था। तो कहने का मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन मोटा हो जाएगा, जब तक ये बैटरी घिसेगा नहीं, जब तक ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये बैटरी लगातार काम करता रहेगा। या फिर कह लीजिए सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो फिर ये सेल काम करना बंद कर देगा। इसीलिए बैटरी का वारंटी होता है 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल। जो कंपनी वाला बैटरी का जो वारंटी सेट करता है वो जिंक के इलेक्ट्रोड के थिकनेस के आधार पर करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के आधार पर करता है, या सॉल्ट ब्रिज में कितना सॉल्ट है उसके आधार पर सब चीज को कैलकुलेशन करके उसके बाद वो वारंटी डिसाइड करता है कि 2 साल तक तो ये रिएक्शन करेगा ही करेगा। इसलिए गारंटी भी दे सकता है कि 2 साल तक कंफर्म है कि ये चीज खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल तक इसमें यूज कितना भी यूज कीजिएगा आप उसको उतना घंटा चलेगा ही चलेगा, और आवर के हिसाब से सेट करता है कितना आवर ये बैटरी काम करेगा। समझ में आया? कॉपर लिमिटेड हुआ, यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पर कचरा छूट गया SO4-, यहाँ पे छूट गया Zn2+, तो इसको लगातार न्यूट्रल करते रहना जरूरी है। अगर इसको आप न्यूट्रल नहीं करेंगे तो बैटरी काम करना बंद कर देगा। तो इसको न्यूट्रल लगातार करते रहने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट का अमलगम भरा हुआ है। अमलगम, AMALGAM, अमलगम यानी सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे अमलगम बनाए? सॉल्ट और जिलेटिन को मिलाकर, ये नहीं कि पानी मिला के सॉल्ट को घोल बन जाए, तो उसको हमने क्या मिला था, जिलेटिन के साथ मिक्स करके उसको इसमें डालना है। या फिर इसकी जगह पर आप ग्लास ट्यूब नहीं लेकर के आप अगर प्लांट का भी वुड होता है, अगर प्लांट होता है जिसकी लकड़ियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस सॉल्ट ब्रिज को बनाने में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिव आयन की तरफ आकर पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, Zn2+ इसका और SO4- सॉल्ट वाला दोनों आकर इसको न्यूट्रल कर देगा। उसी प्रकार यहाँ का जो नेगेटिव आयन है वो सॉल्ट का पॉजिटिव आयन आकर सॉल्ट का पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन करके खुद को न्यूट्रल लगातार करता रहेगा, और इस प्रकार बैटरी लगातार, सेल लगातार काम करता रहेगा। यही है वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? एक तो पहला आ गया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या आएगा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक तरह का कनेक्टिंग डिवाइस है, एक यू ट्यूब शेप का ग्लास रॉड है। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? यू शेप ग्लास रॉड है, यू शेप ग्लास रॉड है, यू शेप ग्लास रॉड है, जो अगर प्लांट के वुड से बना होता है या फिर ग्लास का रॉड होता है, जिसके अंदर सॉल्ट प्लस जिलेटिन को मिलाकर अमलगम बनाकर इसके अंदर फीड किया जाता है। ये जो दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जोड़कर रखने का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका ये है, लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन इसका ये है
कि ये सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करता है। सर्किट को क्या करता है? इंटरनली कंप्लीट करता है। दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज को जमा नहीं होने देता है, नेगेटिव चार्ज को जमा नहीं होने देता है, इसको लगातार न्यूट्रल करता रहता है, न्यूट्रल करता रहता है। तो हम बोलेंगे इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। पहला काम क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट करता है। पहला काम क्या हुआ भाई? सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा काम क्या हुआ भाई? सर्किट कंप्लीट क्या करता है? पहला काम। दूसरा काम क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। उसके बाद तीसरा काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है? बैटरी हिलते डुलते रहेगा, जिससे काम करना बंद कर देगा। तो दोनों को मजबूती प्रदान करता है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। और क्या करता है जी? और क्या करता है कि इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द सेल। सेल के लाइफ स्पैन को, सेल के वर्किंग डेज को, लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है। चौथा स्टेप क्या हुआ? इंक्रीज द लाइफ स्पैन, इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ सेल, स्पैन ऑफ सेल। सेल के लाइफ स्पैन को बढ़ाने का काम करता है। यानी साल्ट ब्रिज के 4 फंक्शन हुए। बस समझ में आ गया? तो ये तो हो गया सेल। और ये डायग्राम को सही बनाना जरूरी है। उसके लिए हमने क्या कोडिंग बताया था आपको? लोन। क्या बताया था? लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसके अलावा 3 क्वेश्चन छोटे छोटे और क्या आ सकते हैं स्टेट बोर्ड में? सीबीएसई में भी क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। सबसे पहले पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या पूछेगा आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? आप सोचेंगे मास्टर तो पढ़ा दिया गैल्वेनिक से, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बताया नहीं यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो आप देखिए, आपको मैंने बताया पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक तरह से एनर्जी होता है। हमने आपको बताया किसी भी चीज के फ्लो करने के लिए, वीडियो सही चल रहा है ना? ठीक है। हमने बताया किसी भी सेल को, किसी भी चीज का फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो यहां से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में कुछ आयंस का फ्लो हो रहा है क्या? इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का फ्लो हो रहा है। यहां इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में आयंस का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में कोई चीज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में या इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में आयंस का फ्लो तो नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे आयंस का मूवमेंट हो पा रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो दैट आयंस कैन मूव फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट एंड वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। उसी प्रकार से पूछेगा एक क्वेश्चन आता है सेल पोटेंशियल। क्या आता है? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है भाई? देखिए, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में कुछ फ्लो कर रहा है जी, हाँ, इलेक्ट्रॉन। इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में कुछ फ्लो कर रहा है जी, हाँ, करंट। तो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में कुछ चीज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इन दो हाफ सेल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो इसी पोटेंशियल दो हाफ सेल के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। अगर इन दोनों को मिक्स कर देते तो यही सेल पोटेंशियल नहीं होता, और जब ये सेल पोटेंशियल नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, एक ही कंटेनर में नहीं रखना। आपको बोलेगा कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही कंटेनर में रख के बीच में चौवाल लगा दे, तो बतिया तो बराबर हो गया। एक ही कंटेनर में रख के बीच में वॉल लगा दिया तब तो 2 कंटेनर तो बन ही गया। तो फिर तो वही बात हुआ जो चल रहा है। हाँ, अगर कोई कहता है कि दोनों को मिक्स कर सकते हैं ऐसा ऐसा करके, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेल पोटेंशियल नहीं रह जाएगा, और जब सेल पोटेंशियल नहीं रह जाएगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी दो हाफ सेल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जबकि सेल पोटेंशियल दो हाफ सेल के बीच के पोटेंशियल को डिफरेंस को या फिर दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब है जब सेल पोटेंशियल
देखिए सेल पोटेंशियल का ही दूसरा नाम ईएमएफ होता है, सेल पोटेंशियल का ही स्पेशल नाम ईएमएफ होता है। बात समझ में आ रहा है? तो सेल पोटेंशियल, जैसे मेरा नाम बबलू है, मेरा नाम सुचित है वैसे, लेकिन मेरे घर का नाम बबलू है, मतलब मैं जब घर पे होता हूं तो मेरा नाम बबलू होता है, मेरा ही नाम बबलू हो जाता है। कब? एक विशेष परिस्थिति में। कब? जब मैं घर पे होता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेल पोटेंशियल का एक स्पेशल नाम ईएमएफ होता है। कब? एक विशेष परिस्थिति में। वो विशेष परिस्थिति क्या है भाई? तो विशेष परिस्थिति ये है कि जब इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, जब इस सेल से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, तब इस सेल का जो पोटेंशियल होगा, उसी सेल पोटेंशियल को स्पेशली हम ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। कब? जब इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। When no current is drawn through the cell, then that cell potential is called EMF of the cell। बात समझ में आया? तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। अगर किसी को कोई बात डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, समझ नहीं हुआ हो, तो काइंडली मुझे आप इनबॉक्स में कमेंट करके यूट्यूब में आप मुझे बता सकते हैं। इसी चैनल में वीडियोस को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भी क्लासेस नहीं कर पा रहे होंगे या उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उनको भी शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।